नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुजफ्फरनगर में अपने आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने इस बार के कृषि बजट पर अपनी चिंता और अपेक्षाएं साझा की। उन्होंने कहा कि बजट बढ़ाया गया है, लेकिन ये देखना होगा कि इसका आकार कितना बड़ा है और ये किन क्षेत्रों में खर्च होगा। किसान सम्मान निधि को लेकर आशा की गई थी कि इसे बढ़ाया जाएगा, लेकिन वो नहीं बढ़ाई गई। टिकैत ने कहा कि ये निधि बढ़ाई जाती तो छोटे किसानों को भी लाभ मिलता। उन्होंने फसलों के दाम बढ़ाने और एमएसपी गारंटी कानून को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उनका कहना था कि ग्रामीण सड़क, अस्पताल और शिक्षा इसी से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि दूध उत्पादन बढ़ाने, पशु और पशु डॉक्टर्स पर काम करना ठीक है, लेकिन नकली दूध और विदेश से आने वाले दूध से किसानों को हो रहे नुकसान की भरपाई कैसे होगी, ये बड़ा सवाल है। इसके अलावा फीड और राशन पर सब्सिडी देने की भी जरूरत है। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि कृषि बजट में घोषणाओं के बावजूद यह देखना होगा कि पैसा छोटे उद्योग, फूड प्रोसेसिंग यूनिट और गांव के युवाओं तक कितना पहुंचेगा। छोटे उद्योग और ग्रामीण उद्यमियों को इस बजट से लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीज कानून में कंपनियों का प्रभुत्व बड़ा है और नकली बीज आ रहे हैं। किसानों की फसल खराब हो रही है। फसल बीमा योजना के बावजूद नुकसान की भरपाई पर्याप्त नहीं हो रही। इसके अलावा टिकैत ने युवा और खेलों पर भी ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि गांव-गांव में स्टेडियम बनाए जाने चाहिए ताकि खेल और युवा विकास में सुधार हो। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कुछ स्टेडियम बनाए हैं, लेकिन और जगहों पर इसकी कमी है। टिकैत ने निष्कर्ष में कहा कि बजट घोषणाओं के बावजूद छोटे किसानों, ग्रामीण विकास और दूध उद्योग पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। उन्होंने सरकार से मांग की कि किसानों की फसल, दूध उत्पादन और नकली उत्पादों पर नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। जो किसान सम्मान निधि है, उसमें भी चल रही थी बात कि ये उसको बढ़ा दें, तो उसमें भी जो किसान है, जो छोटा किसान है, उसको लाभ मिल जाता है, उसको भी। और दूसरा है फसलों के दाम। फसलों के दाम बढ़ने चाहिए। एमएसपी गारंटी कानून वो सख्ताई से लागू होता। ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण हॉस्पिटल और ग्रामीण एजुकेशन, ये उसी से जुड़ा है सवाल है सारे। वो नहीं बढ़े। दूध पे जरूर उन्होंने बात करी कि हम दूध का उत्पादन बढ़ाने का काम करेंगे, पशु पे काम करेंगे, हम पशु डॉक्टर पे काम करेंगे। जो किसान सम्मान निधि है, उसमें भी चल रही थी बात कि ये उसको बढ़ा दें, तो उसमें भी जो किसान है, जो छोटा किसान है, उसको लाभ मिल जाता है, उसको भी। और दूसरा है फसलों के दाम। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़ गए। अरबाज, राकेश टिकैत ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? बिल्कुल साहिल, देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से राकेश टिकैत एक किसानों के लिए बड़ा चेहरा बन चुके हैं, कहीं ना कहीं जो किसानों की आवाज उठाते आए हैं, तो उसी को लेकर जैसे कि कल दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री ने द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट 2026-27 पर किसान नेता में राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, कहीं ना कहीं नेता भी है, उन्होंने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। टिकैत ने कहा है कि इस बार का बजट किसानों, मजदूरों और ग्रामीण भारत के लोगों के लिए कहीं ना कहीं साफ तौर पर उनके लिए नहीं है, बल्कि जो उनका गवर्नमेंट है, जो उनके बड़े लोग हैं, उनके लिए बजट पेश किया गया है। किसान और जो कमजोर लोग हैं, मजदूर हैं, उनके लिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं, कोई भी ऐसा बजट पेश नहीं किया गया जिससे लोगों को फायदा पहुंचे। साहिल, बिल्कुल। और जिस तरीके से उन्होंने तमाम बातें यहाँ पर रखी, साथ ही साथ खेलों को बढ़ावा देने के लिए और युवाओं को बढ़ावा देने के लिए भी अपनी बात रखते हुए राकेश टिकैत नजर आए। यानी इस बार के बजट से भी वो खासा खुश यहाँ पर नजर नहीं आए। साहिल, देखिए राकेश टिकैत की बात की जाए या आम लोगों की बात की जाए, तो एक जो कल बजट पेश हुआ है, लोगों काफी समय से बजट पर नजर बनाए हुए थे और लोग काफी उत्साह थे कि इस बार शायद जो बजट पेश होगा उसमें बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिला। बजट में कहीं ना कहीं लोगों में काफी एक तरीके से नाराजगी देखी गई है बजट को लेकर, क्योंकि कुछ ही चीजों में जो बजट है उसमें राहत दी गई है, लेकिन ज्यादातर राहत नहीं दी गई है। वही राकेश टिकैत ने खिलाड़ियों के लिए, नौजवानों के लिए या इस जो मजदूर हैं, जो किसानों को कर्जा माफ की बात, उन्होंने कही कि कर्जा माफ की बात नहीं हो पाई है,
या बात की जाए कि जो किसानों को लोन दिया जाता है उसकी बात की गई कि उन्होंने ना बजट दिए, ये कोई बात की गई है। तो किसानों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है, बड़े लोगों के लिए क्या है। और जो जमीन पर रहने वाले लोग हैं, ये लोग सिर्फ कागजों पर उतारते हैं, लेकिन जमीन स्तर पर इस तरीके के कार्य नहीं उतारते हैं। राकेश टिकैत ने सीधा सवाल और सीधा जो है वो सरकार पर चला है इस वक्त। बिल्कुल, और लगातार देखने को मिल रहा है कि राकेश टिकैत पहले भी सरकार की कुछ नीतियों से नाखुश नज़र आ रहे थे और एक बार फिर उन्होंने अपनी बात रखते हुए यहाँ पर साफ तौर पर जाहिर कर दिया है कि जिस तरीके का बजट है, जो उम्मीदें उनसे जताई जा रही थी, उन उम्मीदों को यहाँ पर सरकार ने पूरा नहीं किया है। और यही वजह है कि राकेश टिकैत ने फिर से ये कहा है कि सरकार ने जो वादे यहाँ पर किए हैं वो कितना पूरा होते हैं, कितना पूरा नहीं होते, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बजट में कुछ और प्रावधान यहाँ पर करने चाहिए थे जो कि नहीं हुए। बिल्कुल, बजट में बहुत सारे प्रावधान होने चाहिए थे लेकिन नहीं हो पाए। और इसी के साथ ही टिकैत ने आदिवासी समाज के लिए मुद्दों पर चिंता जताई। उनका कहना है कि जल जंगल, जमीन, शिक्षा, स्वास्थ्य और जिस तरीके के बुनियादी जो जमीनी स्तर के मामले होते हैं, जो बुनियादी मामले हैं, उन पर कोई बात नहीं हो पाई। ना उन्होंने कहा कि बजट का झुकाव शहरी और कॉर्पोरेट बहुत दिखाई दिया, लेकिन जो ग्रामीण लोग हैं, जो जमीन स्तर पर काम करते हैं, जो एक गरीब लोग हैं या किसान है या मजदूर है, उनके लिए ऐसा कोई कार्य देखने को नहीं मिला है। न बजट में ऐसा कोई चीज दिखाई गई है। पिछली योजनाओं में आलोचनाओं का भी मेल खाती है। किसान संगठनों ने एक बजट एंटी फार्मर इस तरह का ग्राउंड रियलिटी से दूर बताया है। कहीं ना कहीं माना जा सकता है राकेश टिकैत ने सबसे बड़ा सवाल इस वक्त सरकार को घेरे हुए हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बजट पेश हुआ है उसी चीज को लेकर उन्होंने सवाल किया है कि जो किसान है, जो मजदूर है, उनके लिए आखिर सरकार ने क्या किया है। ये तो सिर्फ शहरी लोगों के लिए, जो उनका गवर्नमेंट चला रहा है, उनके लिए ये कार्य किया गया है। चलिए, अरबाज हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो राकेश टिकैत ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कई तरह के सवाल भी इस बजट पर उठाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस तरीके की आशाएं इस बजट से थी वो पूरी तरह से पूरी होती हुई नज़र नहीं आई हैं। हालांकि कुछ चीज़ों पर उन्होंने कहा कि सरकार ने ध्यान दिया है, लेकिन आने वाले वक्त में ही पता चलेगा वो कितना लाभकारी यहाँ पर किसानों के लिए होता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि खेलों को और युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए अलग अलग जगहों पर स्टेडियम का निर्माण करना भी बेहद ज़रूरी है। वहीं रविदास जयंती और आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इस क्रम में शनिवार को जिलाधिकारी उमेश मिश्रा एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय वर्मा के नेतृत्व में पूरे जनपद में व्यापक फ्लैग मार्च निकाला गया। इस फ्लैग मार्च में जनपद के सभी थानों की पुलिस फोर्स, पीएसी और अतिरिक्त पुलिस बल के जवान शामिल रहे। फ्लैग मार्च शहर के प्रमुख चौराहों, बाजारों और अति संवेदनशील शहरों से होकर गुजरा। मार्च के दौरान डॉग स्क्वाड और एंटी बम स्क्वाड की टीमें भी मौजूद रही ताकि किसी भी संभावित खतरे से समय रहते निपटा जा सके। पुलिस अधिकारियों ने सड़क पर उतरकर आम नागरिकों से संवाद किया और उन्हें सुरक्षा का भरोसा भी दिलाया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय वर्मा ने बताया कि रविदास जयंती और आने वाले अन्य त्योहारों को लेकर पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। किसी भी प्रकार के उपद्रव, अफवाह या सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक सूचना फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। जिले के प्रमुख धार्मिक स्थलों और महापुरुषों की मूर्तियों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके साथ ही भीड़भाड़ वाले इलाकों और प्रमुख चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आम जनता से अपील की गई है कि वो त्योहारों को आपसी सौहार्द, शांति और भाईचारे के साथ मनाएं। प्रशासन ने कहा कि शांति बनाए रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है और इसमें सहयोग करने वालों का पुलिस पूरा समर्थन करेगी। लोगों में एक विश्वास का भाव पैदा होना, तो सुरक्षा का भाव पैदा करने के लिए पुलिस और मजिस्ट्रेट सभी लोगों ने मिलकर के ये फ्लैग मार्च निकाला है। उद्देश्य ये है कि लोगों में लॉ एंड ऑर्डर पर, शांत व्यवस्था के प्रति तथा व्यवस्था की पुलिस और प्रशासन के प्रति लोगों में विश्वास पैदा हो। देखिए, आगामी त्योहारों के संबंध में अभी डीएम साहब और एडीएम साहब, एसपी सिटी और मेरे द्वारा जो है ये फ्लैग मार्च किया गया है। करीब 2 से 3 किलोमीटर का ये फ्लैग मार्च था। इसमें जो है सभी हमारे अधिकारी कर्मचारी, शहर के सारे कोतवाल, सारे सीओ सभी इसमें पार्टिसिपेट किए हैं और इसका उद्देश्य है त्योहारों को सकुशल संपन्न कराना तथा अराजक तत्वों के खिलाफ चिन्हीकरण करके कार्रवाई करना इसका उद्देश्य है। और इसी परिदृश्य में ये आज की जो फ्लैग मार्च किया गया है, फुट मार्च किया गया है और निश्चित तौर से सभी के लिए स्वास्थ्यवर्धक भी होता है ये, और एक अच्छा मैसेज आता है कि पुलिस सक्रिय है और अपराधियों में एक भय का भाव भी रहता है तथा आम जनमानस में एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है। लोगों में एक
वहीं नोएडा के थाना सेक्टर 113 क्षेत्र से मारपीट का एक मामला सामने आया है, जहां दो युवकों के बीच किसी बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि मामला हाथापाई तक पहुंच गया। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि युवकों के बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ था और दोनों युवक आपस में पहले से परिचित थे और किसी मुद्दे पर बहस के दौरान तनाव इतना बढ़ गया कि हाथापाई शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि विवाद के दौरान एक युवक को गाड़ी से जबरन बाहर निकालकर उसकी पिटाई की गई। घटना के बाद पीड़ित युवक ने थाने में मारपीट की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों युवकों के बीच पहले से जान पहचान थी और आपसी कहासुनी के चलते यह विवाद हुआ। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि विवाद की असली वजह क्या थी। तो क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस सतर्क है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। वहीं गाजियाबाद के वैशाली सेक्टर 3A से एक गंभीर और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां आपसी गुटबाजी की रंजिश में एक महिला पर जानलेवा हमला किया गया। आरोप है कि कुछ लोगों ने महिला को चारों ओर से घेर लिया और उस पर एक के बाद एक पत्थरों से ताबड़तोड़ हमले किए, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। ये घटना 1 फरवरी 2026 की बताई जा रही है। हमले के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह बीच बचाव कर महिला को हमलावरों से छुड़ाया। इसके बाद घायल महिला को तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार प्रारंभिक जांच में मामला आपसी गुटबाजी से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की पहचान करने में जुट गई है और जल्द ही सख्त कार्रवाई किए जाने की बात कही जा रही है। क्षेत्र में पुलिस बल तैनात कर स्थिति पर नजर भी रखी जा रही है। वहीं नोएडा को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए इस साल की शुरुआत से ही नोएडा प्राधिकरण ने व्यापक स्तर पर अभियान शुरू किया है। बीते 1 महीने के दौरान जहां नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की गई, वहीं प्रदूषण कम करने के लिए आधुनिक तकनीक और मशीनों का भी सहारा लिया गया। शहर की वायु गुणवत्ता को नियंत्रित रखने के उद्देश्य से नोएडा की प्रमुख सड़कों पर शोधित जल का नियमित छिड़काव किया जा रहा है। प्राधिकरण के अनुसार बीते 1 महीने में करीब 280 किलोमीटर क्षेत्र में रोजाना 60 टैंकरों के माध्यम से शोधित जल का छिड़काव किया गया। इसके साथ ही धूल हटाने के लिए 14 मैकेनिकल मशीनों ने प्रतिदिन लगभग 340 किलोमीटर सड़कों की सफाई की। पूरे शहर में 86 फिक्स्ड स्मॉग गन और 10 ट्रक माउंटेड एंटी स्मॉग गन लगातार संचालित की जा रही हैं। प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों पर भी सख्ती बरती गई है। इस दौरान 2637 औचक निरीक्षण किए गए, जिनमें नियमों का उल्लंघन करने वाले 33 डिफॉल्टरों पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। निर्माण कार्यों से निकलने वाले धूल धक्कड़ को रोकने के लिए 12,233 टन वेस्ट का सुरक्षित निस्तारण सुनिश्चित किया गया। प्राधिकरण ने नागरिकों से अपील की है कि वो खुले में कूड़ा न फेंकें, न जलाएं और निर्माण कार्यों के दौरान ग्रैप नियमों का सख्ती से पालन भी करें। वहीं मुजफ्फरनगर में युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। नई मंडी थाना क्षेत्र के गांधी कॉलोनी सरवट रोड पर नाले में प्लास्टिक के कट्टे के अंदर एक युवक का शव मिलने की सूचना से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया और जांच शुरू की। मृतक की पहचान 30 वर्षीय जीवन के रूप में हुई है, जो थाना पुरकाजी क्षेत्र के हरिनगर का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि युवक एक महिला मित्र से मिलने के लिए इलाके में पहुंचा था, जिसके बाद से वो लापता था। शव मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, ताकि मौत के सही कारणों का पता लगाया जा सके। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। यह हत्या है या किसी अन्य कारण से मौत हुई, इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही हो सकेगा। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और संदिग्धों की तलाश जारी है। सुबह तकरीबन 10 बजे के लगभग 112 के माध्यम से नई मंडी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि नई मंडी के गांधी कॉलोनी सरवट रोड स्थित एक नाले में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ। सूचना पर नई मंडी पुलिस मौके पर पहुंची। विधिक कार्रवाई करते हुए उस डेड बॉडी की शिनाख्त की गई। परिजनों को बुलाकर शिनाख्त की कार्रवाई पूरी कराई गई। परिजनों से वार्ता के क्रम में जानकारी हुई कि इसका नाम जो मृतक है जीवन पुत्र बलबीर, जो कि हरिनगर पुरकाजी का रहने वाला 30 साल का उम्र है, और शाम को अपने एक दोस्त के साथ गांव से निकलकर ये सरवट स्थित अपने एक जानकार महिला से, जो कुशी की बिरादरी की है, उससे मिलने के लिए आया था और उसके उपरांत उसकी जानकारी नहीं हो पाई। घर वाले ढूंढ रहे थे,
पुलिस से संपर्क होने पर पुलिस इनको शिनाख्त कार्रवाई कराने के उपरांत इनसे आगे की जानकारी ले रही है। शव को मौके से कब्जे में लेकर पीएम पंचायतनामा के लिए भेज दिया गया। परिजनों से सुसंगत धाराओं के लिए तहरीर प्राप्त करके अभियोग 103 अर्थात 302 में पंजीकृत कर लिया गया है। जिन पर संदेह है परिजनों को उनसे पूछताछ और जिनके द्वारा घटना कारित की गई है उनको पकड़ने और अनावरण के लिए कई टीमों का गठन करके कार्य में लगा दिया गया। शीघ्र ही इसका अनावरण सुनिश्चित किया जाएगा। सुबह तक। उधर नोएडा के परथला पुल पर युवकों की तरफ से की गई शर्मनाक हरकत ने राहगीरों और आम जनता में हड़कंप मचा दिया। यूपी 75 AH 3565 नंबर की MG हेक्टर कार में सवार कुछ युवकों ने महिलाओं पर अश्लील इशारे किए और काफी देर तक उनका पीछा भी किया। घटना से महिलाओं में दहशत का माहौल बन गया। राहगीरों ने भी इस हरकत पर कड़ा विरोध जताया और घटना की वीडियो फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। वीडियो में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि युवकों का पुलिस कोई डर नहीं है, जिससे उनके हौसले और भी ज़्यादा बुलंद हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद लोगों ने पुलिस से आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने अश्लील इशारे और छेड़छाड़ के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान अमित कुमार और अभिषेक के रूप में हुई है। दोनों JVS सोसाइटी सेक्टर 135 के निवासी बताए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों की MG हेक्टर कार को भी कब्जे में ले लिया है, जिसका इस्तेमाल घटना में किया गया था। पुलिस मामले की आगे की जांच पड़ताल कर रही है और आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस कार्रवाई से क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा संदेश गया है। उधर ग्रेटर नोएडा के जेवर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग ने अपने ही चचेरे भाई के घर में 20 लाख रुपए की चोरी की। घटना की वजह सामने आई तो सभी दंग रह गए। नाबालिग ने यह कदम सिर्फ एक काली थार गाड़ी और उसके लिए सोशल मीडिया पर रील्स बनाने के लिए उठाया। जेवर की इजराइल कॉलोनी में रहने वाले परिवार ने हाल ही में अपनी ज़मीन बेची थी और अलमारी में रखे 20 लाख रुपए नाबालिग की नीयत पर भारी पड़ गए। नाबालिग ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर चोरी की साजिश रची और शुक्रवार शाम जैसे ही भाई जिम गया, पीछे से चोरी को अंजाम दे दिया। DCP सुधीर कुमार ने बताया कि पूछताछ में नाबालिग ने स्वीकार किया है वो सोशल मीडिया पर दूसरों को ब्लैक थार के साथ रील्स बनाते देखता था और उसी टशन की होड़ में चोरी कर डाली। पीड़ित की शिकायत पर कोतवाली इंस्पेक्टर संजय सिंह और सीनियर सब इंस्पेक्टर संसार सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने फौरन कार्रवाई की। CCTV फुटेज के आधार पर महज 18 घंटे में चारों नाबालिगों को देवी मंदिर रोड से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उनके पास से पूरे 20 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं और चोरी की रकम लौटाने के बाद सभी आरोपियों को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। इस घटना ने साफ कर दिया है कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल और दिखावे की होड़ घर के अंदर भी अपराधों को जन्म दे सकती है। दिनांक 30 जनवरी 2026 को रात्रि लगभग 9:45 बजे थाना जेवर पे PRV द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी। जेवर के बनीसराय मोहल्ले में एक व्यक्ति के यहाँ से 20 लाख रुपए चोरी हो गए हैं। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटनास्थल का निरीक्षण किया। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने खेत बेचकर 20 लाख रुपए कैश ले आकर अलमारी में रखे थे, जो अज्ञात चोरों ने चोरी कर लिया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया तथा घटना के अनावरण है कई टीमों का गठन किया गया। पुलिस ने मैनुअल इंटेलिजेंस और CCTV की मदद से 4 लड़कियां उनसे पूछताछ की गई। प्रारंभिक पूछताछ में उन्होंने ये बताया कि उन्हें ब्लैक कलर की थार गाड़ी बहुत पसंद है और थार गाड़ी खरीदने के लिए ही उन्होंने ये चोरी की है। चारों बालक बाल अपचारी हैं। इनसे पूरे 20 लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं। वहीं शामली कस्बा थाना भवन में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जन्मोत्सव श्रद्धा, भक्ति और सामाजिक समरसता के वातावरण में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कस्बे के विभिन्न स्थानों पर हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालु, समाज सेवियों और स्थानीय नागरिकों ने बड़ी संख्या में सहभागिता की। कार्यक्रम के दौरान हवन यज्ञ में गुरु रविदास जी की शिक्षाओं, सामाजिक चेतना, भाईचारे, समानता और मानवता के संदेशों का स्मरण किया गया। श्रद्धालुओं ने देश की सुख, समृद्धि, शांति और सद्भाव के लिए प्रार्थना की। हवन उपरांत प्रसाद वितरण किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। जन्मोत्सव के अवसर पर भव्य झांकियों का भी
प्रदर्शन किया गया, जिसमें गुरु रविदास जी के जीवन, विचारों और समाज सुधार के कार्यों को आकर्षक रूप से प्रस्तुत किया गया। शोभा यात्रा और झांकियों को देखने के लिए कस्बे में उत्साह का माहौल रहा। कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक संगठनों, गणमान्य नागरिकों और युवाओं की सक्रिय भागीदारी रही। आयोजकों ने कहा कि गुरु रविदास जी के विचार आज भी समाज को समानता, प्रेम और मानवता का संदेश देते हैं, जिन्हें अपनाकर समाज को एकजुट और मजबूत बनाने की आवश्यकता है। वहीं गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र अंतर्गत सलामत गेट के पास स्थित मार्केट में एक क्रॉकरी की दुकान में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग लगने की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालते हुए फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। आग की लपटें उठती देख आसपास की दुकानों और बाजारों में मौजूद लोगों में भय का माहौल बन गया। वहीं व्यापारियों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों के अनुसार आग इतनी तेज थी कि दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक होने की आशंका है। पुलिस ने एहतियातन आसपास की दुकानों को खाली कराया और भीड़ को मौके से दूर किया। पुलिस और लोगों की तरफ से आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चल सका है और पुलिस द्वारा मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और किसी भी प्रकार की जनहानि की सूचना फिलहाल नहीं है। आज दिनांक 1 फरवरी 2025 को समय लगभग 22:22 पर फायर स्टेशन कोतवाली पर सूचना प्राप्त हुई थी। मसूरी थाना के पीछे एक स्टोर में आग लगी हुई है। तत्काल हमारी 2 गाड़ियां घटनास्थल के लिए रवाना हुई। साथ ही हापुड़ से भी एक गाड़ी घटनास्थल के लिए रवाना हुई और लगभग 15 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए गाड़ी 22:46 पे घटनास्थल पर पहुंची और होज लाइन फैलाते हुए आग बुझाना शुरू किया। लगभग 15 से 20 मिनट में आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया है। घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं। आज दिनांक 1 फरवरी 2025 को समय लगभग। वहीं थाना भोजपुर पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट बनाने और बनवाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 4 अभियुक्तों और 1 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। तो पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कुटरचित दस्तावेजों का बड़ा जखीरा भी बरामद किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से फर्जी आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज तैयार कर पासपोर्ट बनवाने का काम कर रहे थे। गुप्त सूचना मिलने के बाद थाना भोजपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को दबोच लिया। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से फर्जी पहचान पत्र, दस्तावेज तैयार करने में प्रयुक्त सामग्री और अन्य आपत्तिजनक कागजात भी बरामद किए गए हैं। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने कई लोगों के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार कर पासपोर्ट बनवाने की बात को स्वीकार किया है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश में पुलिस टीम सक्रिय है। फर्जी दस्तावेजों और पासपोर्ट धोखाधड़ी से बचाने के लिए अहम कदम इसे माना जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे ग्रेटर नोएडा की। तो ग्रेटर नोएडा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां साइबर ठगों ने एक व्यक्ति के खाते से 9 लाख रुपए उड़ा लिए। पीड़ित का आरोप है कि निजी बैंक के प्रबंधक और कर्मचारियों की मिलीभगत से ठगों ने निशाना बनाया। घटना छपरौला गांव के रहने वाले व्यक्ति के साथ हुई, जिसने मकान निर्माण के लिए निजी बैंक की शाखा से 10.8 लाख रुपए का होम लोन लिया था। आरोप है कि इस राशि में से 9 लाख रुपए साइबर ठगों ने अपने पास कर लिए। पीड़ित ने बैंक प्रबंधक और कर्मचारियों के खिलाफ भी गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके अनुसार उनकी मिलीभगत से ठगों ने आसानी से खाते तक पहुंच बनाई। इस मामले में पीड़ित की शिकायत पर साइबर क्राइम थाने में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों से भी पूछताछ कर रही है। पुलिस ने कहा है कि साइबर अपराध को रोकने और ठगों की पहचान करने के लिए तकनीकी और कानूनी सभी साधनों का इस्तेमाल किया जाएगा। जाँच पूरी होने के बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नोएडा समेत दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में आज सुबह घना कोहरा देखने को मिला। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई, जिससे सड़क पर चल रहे वाहन चालकों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कम विजिबिलिटी के कारण कई इलाकों में गाड़ियां हेडलाइट और डिपर लाइट जलाकर धीरे धीरे चलती नजर आई। सुबह ऑफिस और स्कूल जाने वाले लोग भी देरी का शिकार हुए। हाईवे और एक्सप्रेसवे पर वाहनों की रफ्तार धीमी रही, जबकि यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से सावधानी बरतने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील भी की। हालांकि मौसम संबंधी राहत की बात यह रही कि नोएडा में वायु गुणवत्ता में सुधार देखा गया। शुक्रवार को नोएडा का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI 199 रिकॉर्ड किया गया, जो पिछले दिनों की तुलना में बेहतर स्थिति मानी जा रही है। विशेषज्ञों ने कहा है कि कोहरे के दौरान वाहन चालकों और पैदल यात्रियों को अतिरिक्त सतर्क रहने की जरूरत है। अधिकांश लोगों ने मौसम की इस स्थिति के बावजूद सामान्य गतिविधियों को जारी रखा, लेकिन कोहरे ने सुबह के ट्रैफिक और यात्रा को काफी प्रभावित भी किया। अधिकारियों ने कहा कि आने वाले कुछ दिनों में विजिबिलिटी कम रहने की ही संभावना है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।